बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लेक्चर नंबर 15 में हम एनिमल एंड प्लांट किंगडम पे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले तो हम लाइफ की किंगडम्स की बात करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टॉक्सोनॉमी। इस ब्रांच को, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, उस ब्रांच को, बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इन 8 डिफरेंट लेवल्स। उन्होंने ऑर्गेनिज्म जितने भी दुनिया में हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उनकी क्लासिफिकेशन 8 मुख्तलिफ तरीक़ों से की गई है। उसमें सबसे पहले डोमेन है, फिर उसके बाद किंगडम्स आती हैं, फिर उसके फाइलम आते हैं, फिर उसकी क्लास आती है, फिर क्लास में ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जेनस आती है और उसके बाद स्पेसीज आती है। तो इसी तरह जितनी भी किंगडम्स हैं लाइफ की, उनको उन्होंने इस तरह के 8 लेवल्स में क्लासिफाई किया हुआ है। जो 6 किंगडम्स हैं लाइफ की, उनमें एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांटे या प्लांट, जिसमें ट्रीज हैं, फंगी, देन इज प्रोटिस्टा, देन इज यू बैक्टीरिया एंड देन इज आर्की बैक्टीरिया। आपका जो सिलेबस है CSS का, जनरल साइंस का, उसके अंदर 2 किंगडम्स सिर्फ उन्होंने क्लास में रखी हुई हैं, और वो हैं एनिमेलिया एंड प्लांटे, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। तो हम आज के इस लेक्चर में हम एनिमल किंगडम देखेंगे और प्लांट किंगडम देखेंगे, और यही 2 चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल हैं। सबसे पहले हम एनिमल किंगडम पे बात करते हैं। द सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टॉक्सोनॉमी। इस सिस्टम को, जिसमें एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की गई है, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। एनिमल्स आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 6 टाइप ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की उन्होंने 6 टाइप में क्लासिफिकेशन की हुई है। साइंटिस्ट सॉर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इन द वर्ल्ड इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंसदानों ने या बोटॉनिस्ट ने, जिन्होंने क्लासिफिकेशन करनी है, उन्होंने एनिमल की डिफरेंट टाइप्स को उनके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज में रखा हुआ है। द किंगडम इज देन ब्रोकन डाउन ओवर 30 ग्रुप्स आर फाइला, और ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको देखते हुए उन्होंने एनिमल को 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, और इन 6 टाइप्स के आगे 30 ग्रुप या 30 फाइला हैं या फाइलम हैं। तो 30 तरह के इनके फाइलम हैं। अबाउट 75% ऑफ द स्पेशीज ऑन अर्थ आर एनिमल। जितनी भी 6 किंगडम्स हैं, उनमें जो एनिमल किंगडम है, उसमें 75% ऑर्गेनिज्म जो है या स्पेशीज जो है, वो अकेली एनिमल्स में है। एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एनिमल्स को उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वर्टेब्रेट्स, एनिमल विद बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन है, और इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन, और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं है। एनिमल्स विद बैकबोन और वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम कॉल्ड फाइलम कॉर्डेटा। जिन एनिमल्स की बैकबोन है, उसका फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स आर इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी ज्यादा तादाद जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो फाइलम कॉर्डेटा में हैं, क्योंकि जो वर्टिब्रेट है उनका फाइलम कॉर्डेटा है। अब इसमें जो एनिमल किंगडम है, इसको चूंकि 2 टाइप्स में बांटा हुआ है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स के आगे टाइप्स हैं, उनमें एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश, मैमल्स और रेप्टाइल्स, ये उसकी 5 आगे टाइप्स हैं। और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनकी आगे 6 टाइप्स हैं, जिसमें एनिलिड्स, मोलस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, आर्किनिड्स, एकिनोडर्म्स और प्रोटोजोआ। सबसे पहले हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस। All amphibians are vertebrates and they need moist environment or water to survive. जो vertebrates moist environment में रहते हैं,
या जिनको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए होता है, उसको हम एम्फीबियंस कहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। और कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट्स जो हैं वो दोज आर एनिमल्स दैट कैन नॉट जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर एंड मस्ट रिलाई ऑन द एनवायरमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो अपना बॉडी रेगुलेट जो है वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। दे डोंट जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, और इसलिए वो उन एनवायरमेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं और जो उनकी बॉडी को रेगुलेट करें, उनको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर थिन स्किन। एम्फीबियंस जितने भी हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और सांस लेने के लिए ये अपनी थिन स्किन को इस्तेमाल करते हैं। दे हैव स्पेशल स्किन ग्लैंड्स यूज्ड फॉर डिफेंस। मोस्ट फॉलो द लाइफ साइकिल ऑफ एग, लार्वा एंड अडल्ट। तो इनका लाइफ साइकिल, ये एम्फीबियंस जो हैं वो एग, लार्वा और अडल्ट जो है वो इस लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। एम्फीबियंस में फ्रॉग्स हैं, नेविड्स हैं, सैलमेंडर्स हैं, टॉड्स हैं। ये फैमिली जो है ये एम्फीबियंस की है। बर्ड्स आर द टाइप ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टेब्रेट्स। ये वार्म ब्लडेड हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं एनिमल्स that can generate their own body temperature and don't need to depend on the environment to regulate body temperatures. ये अपना बॉडी रेगुलेट खुद जो है वो रेगुलेट कर लेते हैं। दे जनरेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर, और वो एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। बर्ड्स आर अडॉप्टेड टू फ्लाई। दे डू ऑल हैव विंग्स बट नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ये बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, इनके विंग्स होते हैं, लेकिन तमाम बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई नहीं कर सकते। बर्ड्स हैव बीक्स दैट हेल्प देम कैच एंड स्वेलो फूड्स। तो बर्ड्स की बीक इस हिसाब से डिजाइन की हुई होती है नेचर ने कि वो उससे अपना शिकार पकड़ लेते हैं उसको और उसको स्वेलो कर सकते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए बर्ड अलाउज इट टू ईट वेन एवर इट कैन एंड डाइजेस्ट द फूड लेटर। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना होता है कि ये अपनी खुराक पूरी खा लेते हैं और उसको फिर बाद में डाइजेस्ट करते हैं। ये पूरी खुराक स्वेलो कर लेते हैं और उसके बाद इसको बाद में फिर डाइजेस्ट करते हैं। बर्ड्स लेज एग टू रिप्रोड्यूस, और जितने भी बर्ड्स हैं ये अपनी अगली रिप्रोडक्शन के लिए एग ले करते हैं और उससे इनकी अगली नस्ल चलती है। बर्ड्स आर एंडोथर्मिक, मीनिंग दे मेंटेन देयर ओन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। They are bipedal, which means that they have two legs. They have hollow bones and their bodies are covered in feathers. Birds belong to the class called aves. Examples are chicken, hummingbird, falcons, flamingos, ostriches, owls, parrots, penguins, and pigeons. Fish are also vertebrates, and they are considered as oldest known vertebrates. They are ectothermic or cold-blooded, which means that they rely on their surrounding to regulate their body temperature. Fish have fins. Most, but not all, fish have bodies covered in scales and breathe through gills. There are over 30,000 species of fish, more than all other vertebrates groups combined. Else, hagfish, lampreys, minnows, rays, salmon, seahorses and sharks are the examples of fish. कुछ एग्जामिनेशंस में फिश को ड्रॉ करना और उसको लेबल करना भी पूछा जाता है। तो इसमें आइज और इसमें गिल कवर्स, देन इज फर्स्ट डॉर्फल फिन्स, सेकंड डॉर्फल फिन्स और काउडल फिन्स, और उसके बाद एनल फिन्स, लेटरल फिन्स और पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। तो इस तरीके से अगर ये आ जाए ड्रॉ करनी तो इसको ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द मैमल्स। मैमल्स आर अनदर टाइप ऑफ वर्टेब्रेट दैट बिलोंग टू द क्लास मैमेलिया। यंग मैमल्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय देयर मदर्स, और जो यंग मैमल्स हैं वो मदर मिल्क फीड के ऊपर परवरिश पाते हैं या ग्रो करते हैं या नॉरिश होते हैं। मोस्ट मैमल्स हैव हेयर। देयर जॉ इज हिंज्ड डायरेक्टली टू देयर स्कल, अनलाइक ऑल अदर वर्टेब्रेट्स. Almost all mammals give birth to the live babies.
तो इसमें ये बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे इनके दूध के ऊपर परवरिश पाते हैं, इनके जिस्म के ऊपर हेयर होते हैं, और ये मैमल्स आर एंडोथर्मिक आर वार्म ब्लडेड. Examples of mammals: there are 5,500 living species of mammals all over the world. They are aardvarks, bats, elephants, hamsters, human beings, rabbits, rhinoceroses, and whales. So, ये whale is also a mammal. Are the reptiles? Reptiles are thought to be the first vertebrates to live completely on land. But not all reptiles live only on land today. They are cold-blooded or ectothermic. They lay eggs to reproduce. They have 4 legs, are descendants from animals with 4 legs. या इनकी 4 टांगे होती हैं, या ये 4 टांगों वाले जानवरों के descendants होते हैं. They breathe through lungs. Their bodies are covered in scales and scutes. और examples इसकी जो है that is crocodile, geckos, lizards, sea turtles, snakes, tortoises, and turtles. Now, invertebrates. 95% of all animals are invertebrates, don't have a backbone. 95% जो animals हैं वो invertebrates हैं और उनकी backbones नहीं होती. They are different type of invertebrates, but they all share a few characteristics. They are multicellular, made up of many cells. Most, but not all, have tissues, cells that work together in a more complex ways. Most, but not all, can move. There are over 35 phyla of invertebrates. They generally have soft bodies. Invertebrates की जो types हैं, there are 8 phyla of invertebrates that are live today. उसमें Annelida have a segmented body and primitive brain. Arthropoda have joint, appendages, and exoskeleton. Cnidria have tissues and incomplete digestive system. Mollusca generally have soft bodies and a hard exoskeleton. Nematoda unsegmented with worm-shaped bodies. Platyhelminthes soft ribbon-like worm with no respiratory system. And Porifera multicellular organisms living in water with no organ or tissue. तो ये invertebrates की types हैं और इनकी आगे classification है. अब इनके जो examples हैं वो ये लंबी चौड़ी examples हैं, और इसमें चंद एक जो है वो most invertebrates are insects, but there are over 1 million species of invertebrates in the world. तो इनकी 1 मिलियन के करीब स्पेशीज हैं और इसमें ज्यादातर जो है वो इंसेक्ट्स हैं. और इन इंसेक्ट्स में एनिमोन, कोरल, अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, लीचेस, सी उर्चिन्स, स्पाइडर्स, स्क्विड्स, टेपवॉर्म, काम्स, क्रैब्स, फ्लैटवॉर्म्स, जेलीफिश, राउंडवॉर्म, स्नेल्स, स्पॉन्जेस और स्टारफिश. तो अब देखते हैं कि प्लांट किंगडम क्या है और इसमें इसकी प्लांट की कौन कौन सी स्पेशीज हैं और उनकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस हैं. प्लांट्स बिलोंग टू प्लांट किंगडम, वन ऑफ द 5 किंगडम्स ऑफ लिविंग थिंग्स. जो मैंने अभी आपको 6 किंगडम्स दिखाई हैं, ये उनमें से एक किंगडम है प्लांट की. प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स. प्लांट्स शेयर सर्टेन फीचर्स. They are made of many cells. They produce their own food by chemical processes called photosynthesis using water, carbon dioxide and the energy of sunlight. तो ये plants अपनी खुराक खुद बनाते हैं और एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. तो अगली स्लाइडों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. उसमें पानी यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, तो उससे सनलाइट के साथ मिलके ये फिर एनर्जी बनाते हैं. एज अ बाई प्रोडक्ट दे रिलीज लाइफ गिविंग ऑक्सीजन इनटू द एयर. इस फोटोसिंथेसिस का एक बाई प्रोडक्ट जो है ये ऑक्सीजन है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फजा से लेके और फिर ऑक्सीजन फजा के अंदर रिलीज करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटे. The plant kingdom has the following characteristics
और फीचर्स। दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल वो चीज़ें हैं जो हरकत नहीं कर सकती, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, जिनके अंदर मूवमेंट नहीं होती, तो दे आर नॉन मोटाइल। वो इसलिए कि इनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, जो इनको नॉन मोटाइल बना देती हैं। दे मेक देयर ओन फूड, हैंस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं और ये किसी दूसरे जरिए से खुराक नहीं ले सकते, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली बाई वेजिटेटिव प्रोपिगेशन आर सेक्सुअली। तो इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो आसेक्सुअली होती है, पोलिनेशन के प्रोसेस से। ये अगली स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। These are multicellular eukaryotes. The plant cells contain the outer cell wall and a large central vacuole. तो ये इसके अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक सेल है, और इसके अंदर जो डिस्टिंग्विश करता है ये एनिमल सेल से, वो ये कि इसकी आउटर वॉल होती है। और ये फर्क जो है बिटवीन द प्लांट सेल एंड द ह्यूमन सेल, वो मैं या एनिमल सेल, वो हम पिछले लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बता चुका हूं। प्लांट्स कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल्स। प्लांट्स के अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिनकी वजह से ये प्लांट अपने ग्रीन कलर के नजर आते हैं। दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनल्स फॉर एनकरेज रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। द प्लांट किंगडम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स एंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसकी सब ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, और सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए इनका जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसमें प्लांट बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, दैट इज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। तो एक तो क्लासिफिकेशन इनकी ये है कि रूट्स, स्टेम्स और लीव के हिसाब से इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया हुआ है। वेस्कुलर सिस्टम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेस्कुलर सिस्टम for the transpiration of water and other substances, that is phloem and xylem। तो जो इनके पास वेस्कुलर सिस्टम है जिसके जरिए ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके भी डिफरेंट इनके क्लासिफिकेशन है, या वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उस हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है। सीड फॉर्मेशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एंड सीड्स। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं और कुछ में एब्सेंट होते हैं, कुछ में सीड्स होते हैं, कुछ में एब्सेंट होते हैं। एंड इफ सीड्स आर नेकेड आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं और वो उसके सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो इस हिसाब से भी इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। कि प्लांट की क्लासिफिकेशन की गई है किंगडम की, उसमें इनको 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। इनमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो इस हिसाब से इनकी 5 हिस्सों में की गई है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है इसकी थैलोफाइटा। थैलोफाइटस lack a well differentiated body structure and the plant body is thallus like. Thallophyta includes plants with primitive and simple body structure. The plant body is thallus. They may be filamentous, colonial, branched or unbranched. Examples include green algae, red algae and brown algae. Common examples are Volvox, Fucus, Sparrogyra। ये थैलोफाइटा के प्लांट्स इस तरह के होंगे, उनके जो लीव्स हैं वो इस तरह के होंगे और देखने में इस तरह के लगते हैं। ब्रायोफाइटा, Bryophytas don't have vascular tissues. The plant body has roots. The plant body has root-like, stem-like and leaf-like structure. Bryophytas are terrestrial plants but known as amphibian of the plant kingdom as they require water for sexual reproduction. They are present in moist and shady places. Bryophyta includes mosses, hornworts and liverworts. Some of the common examples are Merchantia, Funaria, Sphagnum and Anthioceros. ये ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से होंगे और इस तरीके से प्लांट्स होंगे और ये देखने में इस तरह के
श्रब्स नजर आएंगी। पेट्रिडोफाइटा हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी into roots, stems and leaves. They have a vascular system of conduction of water and other substances. Some of the common examples are Selaginella, Equisteum and Pteris. Petrophyta. इसके बाद fourth one is the gymnosperms. Gymnosperms has a well differentiated plant body and vascular tissues. They bear naked seeds. Seeds are not enclosed within the fruit. Some of the common examples of gymnosperms are Ficus, Pinus and Ephedra. लुक इज लाइक दिस। जिम्नोस्पर्म्स की ये इस तरह के लुक है, ये उसके जो है ये फ्लावर्स और सीड्स हैं लाइक दिस। एंजियोस्पर्म. Angiosperms are seed-bearing vascular plants with a well-differentiated plant body. The seeds of angiosperms are enclosed within the fruit. इसके seeds fruit के अंदर होते हैं. Angiosperms are widely distributed and very great size in. इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके साइज बहुत छोटे हैं और यूक्लिप्टस ट्री जो है वो इसी कैटेगरी में है, इसका 100 मीटर टॉल तक हो सकता है. Angiosperms are further divided into monocotyledons and dicotyledons according to the number of cotyledons present in the seeds. Some of the common examples are mango, rose, tomato, onion, wheat and maize. तो इस तरह एंजियोस्पर्म्स वो स्पेशी है इनकी प्लांट्स की जिनके सीड्स इनके फ्रूट के अंदर होते हैं. ये एंजियोस्पर्म की इस तरह की है, ये इसके सीड इनके अंदर होते हैं. प्लांट्स की एक क्लासिफिकेशन और भी है जो उनके सीड्स के हिसाब से है. प्लांट किंगडम इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स और इसमें क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन सीड बीयरिंग प्लांट्स, जिसमें जो पहले जो थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा था, पेट्रिडोफाइटा था, और पनेरोगैम्स में फ्लावरिंग एंड सीड वाले हैं. इसमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म है. तो फ्लावर्स के हिसाब से और सीड के हिसाब से भी इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है. पहला हिस्सा जो है वो क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है जिसमें नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीड वाले हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो फ्नेटोगैम्स है जिसमें फ्लावरिंग और सीड वाले हैं. अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है. अ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन प्लांट्स, algae and some types of bacteria when they are exposed to sunlight. During photosynthesis, water and carbon dioxide combine to form carbohydrates and give off oxygen and energy in the form of sugar. अब इस प्रोसेस के तहत, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के तहत, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये इनको जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो ये डिकम्पोज होते हैं और इनके डिकम्पोज होने से कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जिसको प्लांट यूज करता है फॉर एनर्जी, और ऑक्सीजन इसमें बनती है जो हवा में रिलीज हो जाती है, और इससे एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन साइकिल जो है वो मेंटेन रहता है. हर्बीवोर्स देन ऑब्टेन द एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स. जितने भी हर्बीवोर्स हैं, ऐसे जानवर जो ग्रीन वेजिटेबल खा के गुजारा करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं इन प्लांट्स को खा के. एंड कार्निवोर्स ऑब्टेन इट बाय ईटिंग हर्बीवोर्स. और जो कार्निवोर्स हैं, गोश्त खाने वाले जानवर हैं, वो फिर इन हर्बीवोर्स को खा के उनके ऊपर गुजारा करते हैं. तो ये नेचर ने एक ऐसा इंतजाम रखा हुआ है इकोसिस्टम को मेंटेन करने का कि जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट खाते हैं और जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खाते हैं. तो अपनी अपनी खुराक इस तरीके से वो हासिल करते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एयर एंड सॉइल. जो पानी है वो सॉइल से लेंगे
और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एनवायरनमेंट में से लेंगे। विद इन द प्लांट सेल द वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड मीनिंग इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स while the carbon dioxide is reduced meaning it gains electrons। कार्बन डाइऑक्साइड इस केमिकल प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो यहां से रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला के और वो प्लांट को एनर्जी देते हैं। This transforms the water into oxygen and the carbon dioxide into glucose। तो वाटर जो है वो ऑक्सीजन में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज में बदलते हैं और ये ग्लूकोज जो है ये प्लांट को एनर्जी देता है। The plants then releases the oxygen back into the air and stores energy within the glucose molecules। तो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो प्लांट यूज करता है और ऑक्सीजन हवा में शामिल हो जाती है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कि ये प्लांट के लीव्स हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव्स में होता है। ये लीव्स सनलाइट लेते हैं सूरज से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम रिलीज करते हैं, जो बर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें एनवायरनमेंट है वहां से लेते हैं, और पानी जो है ये प्लांट इसमें से रूट्स में से लेता है। तो ये इनटेक जो है ये 3 तरह की इनटेक है जो प्लांट ने लेनी है। सनलाइट फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड वाटर फ्रॉम द अर्थ, या उसमें जो इसके अंदर रूट्स हैं वो अर्थ से पानी लेती हैं और इसके नतीजे में ग्लूकोज या शुगर बनती है जिसको प्लांट खुद यूज करता है फॉर एनर्जी, और ऑक्सीजन बनती है जिसको प्लांट रिलीज कर देता है इन द एनवायरनमेंट। तो इस पूरे प्रोसेस को जिसमें प्लांट सनलाइट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कन्वर्ट करता है टुवर्ड्स द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, सन रेज का होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का। While there are many steps behind the process of photosynthesis, it can be broken down into 2 major stages: light dependent reaction और light independent reaction। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो हैं जहां रिएक्शन के लिए लाइट का होना जरूरी है। पौधा जो है वो अगर धूप में होगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, तब वो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकेगा। अगर दूसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ऐसे पौधे हैं जो लाइट के बगैर भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। Light dependent reaction requires a steady stream of sunlight, hence the name light dependent reaction. The chlorophyll absorbs energy from the light waves, which is converted into chemical energy in the form of molecules. और जो light independent stage है, also known as Calvin cycle, इसको Calvin cycle भी कहते हैं, does not require light, hence the name light independent reaction. During this stage, energy from the molecule is used to assemble carbohydrate molecules like glucose from carbon dioxide। तो इसमें वो बगैर लाइट के ही जो है वो प्रोसेस हो जाता है, इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला एक प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में होता है जो दैट इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंथर ऑफ द फ्लावर इनटू द फीमेल स्टिग्मा। ये पोलन्स मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं और उससे फिर इनकी आगे ग्रोथ होती है या रिप्रोडक्शन होती है। द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्पस यह है कि वो अपनी अगली नई नस्ल तैयार करे। तो प्लांट्स में भी ये अगली नई नस्ल तैयार होने का सिस्टम है और वो पोलिनेशन के जरिए ये इनकी नस्ल आगे चलती है। One of the way that plant can produce offspring is by making seeds। एक तरीका तो यह है कि प्लांट अपने सीड बनाए और सीड बनाने के बाद वो सीड दोबारा ग्रो किए जाएं और उनमें से प्लांट निकले। सीड कंटेन्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट, और उस सीड के अंदर वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जिससे नए प्लांट ने उगना है। फ्लावर्स आर द टूल्स दैट प्लांट यूज टू मेक देयर सीड्स। तो प्लांट्स में फ्लावर वो टूल है जिसके जरिए वो अपना सीड बनाते हैं। सीड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड व्हेन पोलन इज ट्रांसफर्ड बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर ये पोलन एक प्लांट के
उसी की स्पेशी के दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाएं तो फिर उससे सीड बनते हैं। अगर वो पोलन ट्रांसफर ना हो सके तो फिर अगले सीड नहीं बनेंगे और वो उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी। A species is defined a population of individual capable of interbreeding freely with one another, but because of geographic, reproductive or other barriers, they don't interbreed with members of the other species. तो ये प्लांट्स के अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत रखी हुई है, जिस तरह ये एनिमल्स में भी यही खासियत रखी हुई है कि एक ही स्पेशीज के दोनों प्लांट होंगे तो एक के अगर वहां से पोलन्स ट्रांसफर होके उसी स्पेशी के प्लांट के जो पोलन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आगे इनके सीड्स बनेंगे। अगर किसी दूसरी स्पेशीज के प्लांट के ऊपर वो पोलन्स चले जाएं तो फिर वो सीड्स क्रिएट नहीं करेंगे। पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैसे जाते हैं? फ्लावर मस्ट रिलाई ऑन वेक्टर्स टू मूव पोलन्स। ये पोलन्स वेक्टर्स के जरिए जाते हैं और वेक्टर्स इनको एक फ्लावर से कैरी करके दूसरे फ्लावर में लेके जाता है। अगर वेक्टर ना हो तो फिर इनके लिए एक फ्लावर के पोलन्स दूसरे फ्लावर के साथ जाके मिलना मुश्किल हो जाता है। दीज वेक्टर्स कैन इंक्लूड विंड, हवा के जरिए जा सकते हैं, वाटर, पानी के जरिए जा सकते हैं, बर्ड्स, परिंदों के जरिए जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के जरिए जा सकते हैं, बटरफ्लाइज। तो सबसे ज्यादा जो पोलन ट्रांसफर होते हैं एक तो ये बटरफ्लाई से जरिए होते हैं और दूसरे जो हनी बीज होते हैं उनके जरिए ट्रांसफर होते हैं। बटरफ्लाइज और हनी बीज फ्लावर के कलरफुल होने की वजह से ये अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ और उनके पोलन्स पे बैठती हैं और जब वहां से पोलन से उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठती हैं तो दे कैरी द पोलन्स विद देम। वी कॉल एनिमल्स और इंसेक्ट दैट ट्रांसफर पोलन फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एज पोलिनेटर्स। तो ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो एक पोलन से एक फ्लावर से पोलन दूसरे फ्लावर तक या एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाएं उनको पोलिनेटर्स कहते हैं। और ये पोलिनेटर्स जो हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये बटरफ्लाइज होती हैं या हनी बीज होती हैं। Pollination is usually unintended consequence of an animal's activity on a flower. पोलिनेशन का प्रोसेस ये अनइंटेंडेड होता है। ये जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जब ये एक फूल के ऊपर बैठते हैं तो वो इंटेंशनली नहीं बैठते कि उन्होंने पोलन दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करने हैं। वो अपने पर्पस के लिए बैठते हैं और वो अनइंटेंडेडली पोलन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ले जाते हैं। द पोलिनेटर ऑफन ईटिंग और कलेक्टिंग पोलन फॉर इट्स प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और इट इज सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। या तो वो अपनी खुराक के लिए उसके ऊपर बैठते हैं, प्रोटीन्स लेने के लिए बैठते हैं, या उसका नेक्टर चूसने के लिए जो उसका जूस है वो या उसका रस चूसने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं। व्हेन पोलन ग्रेन्स अटैच देमसेल्व्स टू द एनिमल्स बॉडी, तो वहां से पोलन जो है वो एनिमल की बॉडी पे या इंसेक्ट की बॉडी से लग जाते हैं। व्हेन द एनिमल विजिट्स एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम रीजन पोलन कैन फॉल ऑफ ऑन टू द फ्लावर स्टिग्मा। तो वहां जब वही इंसेक्ट्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाता है तो वहां से ये पोलन जो है वो उसके स्टिग्मा में जो है वो मुंतकिल हो जाते हैं एंड मे रिजल्ट इन सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावर। इससे आगे उनका फिर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो जारी हो जाता है। ये उसकी डायग्राम है, इसमें ये उसका एंथर है, ये एंथर है और इसमें ये एंथर कंटेन्स पोलन और इसमें ये उसका स्टिग्मा है। ये तो इसमें वो आके जब बैठते हैं तो इसमें ये अपने पोलन छोड़ देते हैं और ये उसकी ओवरी है तो पोलन फिर इसमें चले जाते हैं और यहां जाके फिर वो रिप्रोडक्शन सिस्टम उसका जो है वो शुरू हो जाता है। एक और इसका है क्लोरोफिल्स हैं प्लांट्स के अंदर और ये क्लोरोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कलर टू द प्लांट्स। आपने फ्लावर्स देखे हैं या आपने ग्रीनरी चीजें देखी हैं उसकी, तो जो कलर नजर आते हैं हमें प्लांट में दैट दोज आर बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इनसाइड द प्लांट सेल्स आर सम ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स व्हिच स्टोर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। विद द thylakoids membranes of the chloroplast in a light absorbing pigments called chlorophyll which is responsible for giving the plant its green color। तो जो प्लांट का हमें
ग्रीन कलर नजर आता है, पत्तों का हमें ग्रीन कलर नजर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जो क्लोरोफिल है उसके अंदर, उसकी वजह से नजर आता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम ब्लू एंड रेड लाइट वेव्स एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट वेव्स मेकिंग द प्लांट अपीयर ग्रीन। तो प्लांट जो है उसके जो लीव्स जो है ब्लू और रेड ब्लू लाइट वेव्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन लाइट वेव्स जो है वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इससे हमें पत्तों का कलर जो है वो ग्रीन नजर आता है। अब एक और क्वेश्चन आया है, बार बार आता है मुख्तलिफ एग्जामिनेशंस में, और वो ये है कि हाउ प्लांट्स श्रेड लीव्स इन ऑटम। इनके दरख्तों के पत्ते जो है वो खजा में क्यों गिरते हैं और कैसे गिरते हैं। ऑटम्स लीव्स आर नॉट सिंपली ब्लोन ऑफ ट्रीज बट आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट इन अ हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये जो पत्ते गिरते हैं ये कोई अचानक नहीं गिरते, अचानक सेपरेट नहीं हो जाते, इसका एक बड़ा कंट्रोल्ड प्रोसेस है जिसके जरिए पत्ते जो है वो दरख्त से जुदा होते हैं। As day length shortens and the temperature cool, hormones within the plant are activated to begin the abscission process. जैसे ही दिन जो है वो छोटे होते हैं और टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और कूलनेस आती है, तो एक प्रोसेस शुरू होता है प्लांट्स के अंदर जिसको एब्सिशन प्रोसेस कहा जाता है। इस एब्सिशन प्रोसेस की वजह से पत्ते जो है वो दरख्तों से गिरते हैं। क्लोरोफिल प्रोडक्शन स्टॉप्स एंड द पिगमेंट्स स्टार्ट टू डिग्रेड। तो इस एब्सिशन प्रोसेस के तहत क्लोरोफिल जो है वो बननी बंद हो जाती है, पिगमेंट्स खत्म हो जाती है और जो पिगमेंट्स है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, पत्ते अपना रंग जो है वो बदलना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर रिवीलिंग शोई रेड एंड येलो दैट वर मार्क्ड बाय ग्रीन। और जो ग्रीन रंग है वो ग्रेजुअली या रेड होना शुरू हो जाता है या येलो होना शुरू हो जाता है। तो ये एब्सिशन का प्रोसेस है जो उसको ये कलर चेंज करता है। उसमें क्लोरोफिल की प्रोडक्शन रुक जाती है, इसलिए ग्रीन कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। द वेसल दैट कैरी वाटर टू द लीफ एंड शुगर टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट आर क्लोज्ड ऑफ। अब पत्तों से जो पानी पत्तों को आना है वो रूट से आना है, और जो फोटोसिंथेसिस का प्रेशर का जो काम हो रहा है पत्तों के अंदर, उसकी वजह से शुगर जो है वो रेस्ट ऑफ द ट्री को जानी है। तो ये वाले वेसल्स जो पानी कैरी करते हैं फ्रॉम स्टेम टू द लीव्स, वो भी बंद हो जाता है। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसकी वजह से एनर्जी जानी है दरख्त के पास के हिस्सों में, वो भी वेसल जो है वो कट ऑफ हो जाता है या क्लोज ऑफ हो जाता है। एंड अ लेयर ऑफ सेल known as the abscission layer starts to grow between the leaf stalk and the twig holding। और पत्ता जहां जुड़ा होता है शाख से, तो वहां पे एक एब्सिजन लेयर बननी शुरू हो जाती है जो इसको वेसल्स को रोक देती है, उसको ब्लॉकेड लगा देती है। These cells serve to slowly cut the leaf from the plant without leaving an open wound। और जब वो पूरा पत्ते का जो वेसल्स है वो पूरे बंद हो जाते हैं तो पत्ता मुरझाना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो एब्सिजन लेयर है वहां से पत्ता टूट जाता है और वो पत्ते की ब्लॉकेड की वजह से वहां पे जो उसकी वेसल्स होती हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। एज द लीफ फॉल्स द प्लांट एंटर्स डॉर्मेसी सेविंग इट्स एनर्जी फॉर ग्रेट बड बर्स्ट स्प्रिंग। जैसे ही ये पत्ते गिरते हैं तो जो प्लांट के अंदर एनर्जी होती है ये उसको सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है, ताकि अगले स्प्रिंग में जब नए पत्ते निकले तो ये एनर्जी उनको दी जा सके। एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है, सीएसएस के एग्जाम में आया हुआ है, हाउ एज ऑफ ए ट्री इज डिटरमिन्ड। तो ट्री की एज डिटरमिन करने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री। एक तो इसके ट्रंक को मेजर कर लिया जाए, उसके इंचेस में उसका निकल आता है, डायमीटर निकल आता है, सर्कमफ्रेंस निकल आता है, और फिर इनके पास जो बोटनिस्ट हैं उनके पास एक स्केल होता है कि कौन से दरख्त की स्पेशी कितनी देर में कितने सर्कमफ्रेंस पे पहुंचेगी, तो उससे कंपैरिजन करके वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसकी एज कितनी है। कटिंग द रिंग्स ऑन द स्टंप। दूसरा तरीका यह है कि अगर उसका स्टंप हमारे पास है तो उसके अंदर जो रिंग्स होती हैं बनी होती हैं उनको काउंट कर लिया जाता है, और हर साल अपना एक रिंग बनता है उसके लॉग के अंदर, और जितने रिंग्स होंगे उतने ही साल उसकी एज होगी। अगर हमारे पास लॉग हो तो उसके अंदर हम उसकी रिंग्स गिन लें तो हमें उसकी एज का अंदाजा हो जाएगा। काउंटिंग ब्रांच वोल्स।
और उसकी ब्रांच वुल्स जो है उसको भी देख के जहां जहां ब्रांचेस उसके ट्रंक के साथ जुड़ी होती हैं, तो वो जब ब्रांचेस उसकी वहां से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो दरख्त ऊपर जाता जाता है, तो ब्रांचेस भी उसकी जो नीचे वाली होती हैं वो कट ऑफ होती जाती हैं, तो उसको भी गिना जा सकता है, उससे भी एज का अंदाजा हो जाता है। चौथा तरीका है इंक्रीमेंट बोरर मेथड। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यूज अ टूल कॉल्ड इंक्रीमेंट बोरर to age live trees. The increment borer is a narrow T-shaped hollow bit steel drill with threads on the outside. Scientists place the bit on the bark near the base of the tree and crank it repeatedly, driving it into the trunk. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको दरख्त के तने के साथ लगा देते हैं और इसके साथ एक ड्रिल मशीन लगी होती है, उसके जरिए ये तने के अंदर ड्रिल करते हैं और जब वो ड्रिल जो है वो तने के सेंटर तक जाती है तो फिर इसको निकाल लेते हैं। उसके अंदर एक हॉलो पाइप होता है, उस पाइप के अंदर वो दरख्त के तने का मटेरियल आ जाता है और उस मटेरियल को फिर निकालते हैं और उसके ऊपर जो रिंग्स होती हैं उनको गिन लेते हैं, तो उससे एक लाइव ट्री जो है उसकी एज का अंदाजा हो जाता है। Once the bit reaches the center of the tree, the researchers extract it along with the roughly 5 millimeter wide cylinder of wood that contains a silver of each growing ring. तो ये 5 मिलीमीटर डाय का एक सिलेंडर होता है, उसको दरख्त के तने के अंदर एक ड्रिल मशीन के साथ लेके जाते हैं, उसको फिर वापस खींचते हैं, तो ये 5 मिलीमीटर वाइड जो है एक दरख्त के तने का एक उसके साथ मटेरियल आ जाता है, उसको निकाल के तो फिर उसकी रिंग्स गिन लेते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है कि ये कितना इसके साल हो गए हैं, क्योंकि हर रिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग एक साल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक रिंग होती है। तो ये छोटी सी एक बायोप्सी होती है दरख्त की, उससे एज का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये था आज का लेक्चर। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।